गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ेंगे कौन सी मैडम? रीति मैडम। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कवि परिचय में। ये त्रिलोचन जी द्वारा लिखित कविता है। इसमें जीवन परिचय देखते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में सन 1917 में हुआ था। आपका मूल नाम साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। आपने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की साहित्यिक रचनाएं की हैं। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार तथा शलाका सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। 9 दिसंबर सन 2007 को आपका निधन हो गया। आपकी रचनाएं हैं, काव्य में है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला। गद्य है देश काल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं आदि। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि आप बहुभाषविज्ञ शास्त्री हैं। आप राग और लय में संयम अनुशासन वाले कवि हैं। इसी कारण से आप शास्त्री के रूप में विभूत हुए, परंतु यह पदवी आपकी कविता के लिए बोझ नहीं बनने पाई है। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा आपके काव्य में काफी कुछ स्थिरता समाहित है। आपको जीवन में निहित मंद लय का कवि कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अर्थात इस रूप में आपके काव्य को रखना उचित ही होगा। स्टार्ट करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। यहाँ पर त्रिलोचन जी द्वारा रचित धरती काव्य संग्रह में चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता के रूप में संग्रहित की गई है और काव्य के माध्यम से कवि ने गांव की साक्षरता के यथार्थ को उजागर किया है। कवि बता रहे हैं कि गांव की साक्षरता का यथार्थ यह है कि चंपा एक लड़की है जो काले काले अक्षरों तक की पहचान नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ तब वह मेरे पास आकर खड़ी होकर चुपचाप मेरे द्वारा पढ़े जा रहे आश्चर्य होता है। जो अक्षर है वो ऐसे स्वर कैसे में काले काले प्रतीकाक्षरों के जो उच्चारण एवं अर्थ से वो आश्चर्य में पड़ जाती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से कवि का अभिप्राय यह भी है कि वह एक निरक्षर है, साक्षर नहीं है, उसे अक्षरों को पहचानने तक का भी ज्ञान नहीं है। जब कवि कुछ पढ़ता है तब चंपा उसके पास आकर चुपचाप खड़ी होकर सुनती रहती है। चंपा को इस बात का आश्चर्य होता है कि इन काले काले अक्षरों को कवि के पढ़ने से कैसे इस तरह की ध्वनि निकलती है। धरती काव्य संकलन में संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता त्रिलोचन जी हैं और इसमें विशेषता बता रहा है। विशेष है गांव की साक्षरता का सच यह है कि चंपा को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। दूसरा है काला अक्षर भैंस बराबर की कहावत का चंपा जैसी बालिका की निरक्षरता के संदर्भ में प्रभावी चित्रण है। तीसरा है सपाट सरल सुबोध
भावानुकूल भाषा है। चौथा है काले काले से पुनरुक्ति प्रकाश सह अनुप्रास अलंकार। मुक्त छंद प्रसाद गुण है। आगे है चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा का कवि ने परिचय दिया है कि चंपा का परिचय देते हुए कहते हैं कि चंपा गाय भैंसों का पालन पोषण करने वाले ग्वाले की सुंदर सी लड़की है। वह चौपाइयों को लेकर चराने जाती है। चौपाई मतलब गायों को लेकर चराने जाती है। यहाँ पर चंपा सुंदर ग्वाला की पुत्री बता रहे हैं और वह अत्यंत भोली भाली सुंदर लड़की है। उसके पिता गाय भैंसों का पालन पोषण करने वाले ग्वाला हैं। चंपा अपने पिता के कार्यों में सहयोग करती है। वह नित्य पिता द्वारा पोषित पशुओं को चराने ले जाती है। पोषित मतलब पाले हुए, जो पशुओं को वो पाले थे उनको वो चराने के लिए ले जाती है। इस पंक्ति में आपको विशेष बता रहा है कि कवि ने चंपा का सपाट परिचय दिया है। दूसरा मुक्त छंद ठेठ सपाट भाषा है और तीसरा प्रसाद गुण है। आगे है चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा की जो प्रकृति है वो सहज जिज्ञासा की है और कवि ने सहज जिज्ञासा को वर्णन किया है कि चंपा अच्छी बालिका है और बालिका सहज, उसमें चंचलता भी है। वह कभी कभी मुझे तंग करने वाली हरकतें भी करती है। वह कभी मेरी कलम चुराकर अन्यत्र छिपाकर रख देती है, तो कभी कागज कॉपी में एक चीज ढूंढकर लाता हूँ तो दूसरी चीज गायब मिलती है। इससे मैं भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। कवि कहता है कि चंपा मुझसे कभी कभी जिज्ञासा जनित प्रश्न भी करती है कि कॉपी पर लिखना या कलम चलाना क्या बहुत अच्छा काम है। उसके प्रश्नों पर यदि मैंने हंसा तो वह अपनी स्वाभाविक चंचलता से परे चुप धीर गंभीर सी हो उठती है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि चंपा अच्छी है किंतु अत्यंत चंचल और नटखट लड़की है। चंपा कभी कवि की कलम चुराकर अन्यत्र रख देती है और जब अपनी कलम को ढूंढ पाता है तब तक उसके लिखने का कागज गायब हो जाता है, उन्हें गायब मिलता है। इस तरह कवि को सताने के लिए वो बहुत उधम करती है। उधम मतलब बदमाशी करती है। चंपा कवि को लिखता देखकर उससे यह प्रश्न करती है कि आप जो लिख रहे हैं क्या यह काम करना बहुत अच्छा है। कवि चंपा के इस तरह के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया स्वरूप हंस देता है। कवि के हंसने पर चंपा प्रश्न करना छोड़कर चुप रहती है। इसमें विशेष बता रहा है कि कवि ने चंपा की चंचलता और जिज्ञासा को प्रकाशित किया है। ग्रामीण बच्चों में भी जानने समझने की प्रबल इच्छा होती है। सम्यक प्रतिक्रिया के अभाव में उनमें पलायन का भाव बैठता है। भाषा सपाट, सरल, भावानुकूल, मुक्त छंद, अनुप्रास अलंकार और प्रसाद गुण। आगे देखते हैं। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो।
हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। समुचित प्रेरणा भाव में गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता चंपा के माध्यम से कवि ने यहाँ उजागर किया है। कवि कहते हैं कि एक दिन जब मेरे पास चंपा आई तो मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा। मैंने उसे यह भी बताया कि शिक्षा कठिनाइयों में बहुत काम आती है। पढ़ने लिखने की गांधी जी की सीखों से भी मैंने उसे अवगत कराते हुए कहा है कि वे चाहते हैं कि सभी पढ़े लिखे और साक्षर बने। यह सुनकर चंपा ने पढ़ने से साफ मना कर दिया। संभवतः वह पढ़ाई लिखाई करने वाले को अच्छा नहीं समझती है। उसने कवि से कहा कि आप तो कहते हो कि गांधी बाबा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बातें कैसे कह सकते हैं? अर्थात आप असत्य बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। चंपा को कवि पढ़ने लिखने की सलाह देता है क्योंकि शिक्षा सामान्य स्थिति और विपदा काल दोनों परिस्थितियों में बड़े काम की होती है। शिक्षा के महात्म्य से गांधी बाबा भली भांति विज्ञ थे, अतः वे चाहते थे कि स्त्री पुरुष सभी को पढ़ना लिखना चाहिए। कवि के पढ़ने लिखने की सलाह को चंपा ने नकार दिया। उसने कवि से कहा वह नहीं पढ़ेगी। कवि ने चंपा से गांधी बाबा अच्छे हैं ऐसा उनके बारे में बताया था, किंतु जब उनकी पढ़ने लिखने की सीख का कवि उससे जिक्र करता है तब शिक्षा के महत्व से सर्वथा अनभिज्ञ चंपा को लगता है यदि गांधी बाबा अच्छे हैं तो वे पढ़ने लिखने के लिए नहीं कह सकते और वह पढ़ने लिखने से मना कर देती है। यहाँ पर विशेष बता रहा है कि पद्यांश में बाल सुलभ प्रकृति का प्रभावी चित्रण है, भाषा में सहजता एवं सरलता है, अनुप्रास अलंकार है, हारे गाढ़े काम करना सरना जैसे मुहावरे का प्रयोग, मुक्त छंद है, प्रसाद गुण है। तो यहाँ पर कवि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चंपा पढ़ लिख ले, शिक्षित हो जाए, पर चंपा को पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। और जब वह गांधी बाबा के बारे में बताते हैं तो वो यह कहती है कि यदि गांधी बाबा अच्छे हैं तो वो पढ़ने लिखने के लिए बोल ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ने लिखने का काम चंपा की नजर में अच्छा नहीं है। वो कहती है क्या काले काले अक्षरों को पढ़ना और क्या गोदागादी करना। वह कवि को भी कहती है कि तुम दिन भर इसमें गोदागादी क्या करते रहते हो, ये गोदागादी करना अच्छी बात नहीं है। ये वो कवि से कह रही है। और कभी बदमाशी करती है तो कभी कवि की कलम छुपा देती है, उनके पेपरों को छुपा देती है। करना है ये गोदागादी करके। और यह प्रश्न करती है कवि से कि क्या तुम्हें जब भी देखो तुम इन पेपरों में गोदागादी करते हो, क्या तुम्हें यह काम अच्छा लगता है? इस तरह के क्वेश्चन करने पर जब कवि उसे कुछ भी आंसर नहीं देते हैं और मुस्कुरा देते हैं तो वो चुप हो जाती है कि मैंने ऐसे क्या पूछ लिया जो। कवि ने चंपा की चंचलता और जिज्ञासा को भी प्रकाशित किया है। वह ग्रामीण बच्चों में भी जानने समझने की प्रबल इच्छा को बताया है। सम्यक प्रतिक्रिया के अभाव में उनमें पलायन का भाव बैठता जाता है। चंपा कभी कवि की कलम चुरा कर रख देती है, कभी अपनी कलम को ढूंढ पाते हैं तो कभी कागज गायब रहते हैं लिखने का। इस तरह से वो कवि को सताती भी थी और बदमाशियां भी करती थी। सलाह देते हैं तो
क्यों देते हैं? क्योंकि शिक्षा सामान्य स्थिति और विपदाकाल दोनों परिस्थिति में हमारे बहुत काम आती है। तो वह भी चाहते थे कवि भी कि चंपा भी पढ़ लिख ले तो उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। चंपा अपने पिता द्वारा, वो एक ग्वाले की पुत्री थी, तो उसके पिता गायों को रखे थे और जिन गायों को वो पालते थे उनको वो दिन भर चराने के लिए भी ले जाती थी। अपने पिता के कार्य में हाथ भी बटाती थी। शिक्षा के महात्मा से गांधी बाबा भली भांति विज्ञ थे, अतः वे चाहते थे कि स्त्री पुरुष सभी को पढ़ना लिखना आवश्यक है। इस बात को जब कवि पढ़ने लिखने की सलाह चंपा को देते हैं तो वह बिल्कुल भी नकार देती है और कहती है कि वह नहीं पढ़ेगी। इसमें शिक्षा के महत्व से सर्वथा अनभिज्ञ चंपा को लगता है, क्योंकि वो शिक्षा के बारे में जानती ही नहीं थी कुछ। तो उसे ऐसा लगता था यदि गांधी बाबा अच्छे हैं तो वे पढ़ने लिखने के लिए नहीं कह सकते। वो पढ़ने लिखने के काम को खराब मानती थी, बुरा मानती थी, इसलिए वह पढ़ने लिखने से हमेशा मना कर देती थी। तो यहाँ तक कि कविता आपको समझ आई? यहाँ तक की कविता आपको समझ आई? यस मैम। यस मैम। आपको कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे, जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक आप रीड करके रखेंगे। और आप जब काव्यांश पढ़ते हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, तो इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ आप क्वेश्चन आंसर भी करेंगे ना? ओके, आपको दिया रहता है ना संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिसके आंसर्स दिए गए हैं। तो ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ आपको कविता दे दी जाएगी और कुछ भी पूछ सकता है। या तो क्वेश्चन बना के दे देंगे आपको कि इसके आंसर्स को कंप्लीट करिए, या आपसे भावार्थ पूछ लेंगे, या विशेषता पूछ लेंगे, या प्रसंग पूछ लेंगे, किस कवि ने लिखा है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको सभी कंप्लीट करना है। ओके, एनी डाउट? यस मैम। नो मैम। ओके, चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं।